नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। करीब 2.5 साल पहले जिस चीन से पैदा हुई कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया था, आज उसी चीन में इसने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और वहां के कई बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। चीन, हांगकांग और यूरोप के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के बीच भारत में कोरोना महामारी की नई लहर आने पर आसार नहीं हो। ऐसे में यह असर कम होगा, यह दावा पेश किया जा रहा है। यह दावा देश के विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि अब मास्क की अनिवार्यता से छूट देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने इसकी वजह व्यापक टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण से बनी प्रतिरोधक क्षमता को बताया है। देश में रोजाना मिल रहे संक्रमण और मृतकों की संख्या अब बेहद कम है और इसीलिए मास्क लगाने से कुछ छूट दी जा सकती है। रविवार को भारत में 1761 नए संक्रमित मामले मिले हैं और ये पिछले 688 दिनों में सबसे कम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में खत्म हो गया है कोरोना? क्या भारत में नहीं आएगी चौथी लहर? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, हर किसी ने देखा। पहला लॉकडाउन, उसके बाद जो लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, हर कोई उससे परेशान हो चुका था क्योंकि कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे थे और ऐसे में चिंता ये थी किसी भी तरह से लोग जागरूक हों, क्योंकि पहली लहर में लोग ठीक तरह से जागरूक नहीं हो पाए। दूसरी लहर में देखा गया कि कोरोना का आतंक बहुत ज्यादा था, मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा था। तीसरी लहर को लेकर कहा गया कि असर कम रहेगा, लेकिन अब एक बार फिर से चौथी लहर को लेकर जब आशंका जताई जा रही है तो इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसका असर कम रहेगा और मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म करने पर सरकार विचार करे। प्राकृतिक संक्रमण ज्यादा और लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। पहली लहर में कहा गया था हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, उसको लेकर जितनी भी जानकारी मिली, हर व्यक्ति में एक डर तो था ही, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी से लोगों को ताकत मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के आंकड़े जब बढ़े थे तो सरकार ने अपनी तरफ से कई तरीके की एक्शन भी लिए, लेकिन अब जब कोरोना की चौथी लहर को हम बात कर रहे हैं लेकर, तो चौथी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि इसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा। तीसरी लहर को लेकर भी यही कहा गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा कहर बरपाया वो दूसरी लहर में देखा गया। तो कोरोना की चौथी लहर असरकार होगी या फिर इसका असर कम होगा, ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिता शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा, यही कहा जा रहा है चौथी लहर आएगी लेकिन इतनी ज्यादा असरदार नहीं होगी, इसको लेकर किस तरह से हम देख सकते हैं? क्योंकि तीसरी लहर को लेकर कहा गया और वाकई में तीसरी लहर आई और गई, चौथी लहर को किस तरह से हम देख सकते हैं? तीसरी लहर का रहा क्योंकि अब मास इम्यूनाइजेशन हो गया है, ज्यादातर लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं और ज्यादातर लोगों को कोविड हो भी चुका है, तो सेल्फ एंटीबॉडी भी जनरेटेड है बॉडी में। उसके अलावा वैक्सीनेशन की वजह से जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जितने भी अब वायरस आएंगे इनमें म्यूटेशन तो होते रहेंगे, जो हर दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि अब नया वायरस आ रहा है कोविड का, तो वो म्यूटेशन लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जैसे हमने फ्लू वायरस में देखा है। तो इसमें डरने की बात तो नहीं है, लेकिन और नेक्स्ट लहर आती भी है तो उतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। बस बजाय इसके है कि अगर कुछ लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगाया है, इनके लिए वो उतना ही खतरनाक है जैसा सेकेंड वेव था। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपके लिए खतरा ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पहले था, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपने कोविड नियमों का पालन आप कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर, हम ये भी जानेंगे क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर को लेकर आपने कहा कि ये वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं है तो दूसरी लहर जितना ही असर आप पर रहेगा, लेकिन साथ ही बूस्टर डोज को लेकर भी कई सारी चीजें कही जा रही कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का असर एक लिमिटेड वक्त तक रहता है, तो इसको लेकर भी हम जानकारी दर्शकों को देंगे। देखिए, अगर आप यंग हैं और कोई डिजीज आपको नहीं है तो इम्यूनिटी बहुत प्रोलॉन्ग रहती है, क्योंकि हम लोगों को सबको दो बूस्टर की, मतलब एक आपकी जो वैक्सीन की डोज है, जो 2 डोजेस होती हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन को लग गई है। तो अगर हम उन लोगों की बात करें जो यंग पॉपुलेशन है और जिनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है और उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लिया है, तो अगर वो बूस्टर नहीं भी
लगवाते हैं और उनको कोविड पहले हुआ था, उनकी इम्यूनिटी सफिशिएंट होगी कि वो इस बार के कोविड से भी वेव से बचे। हाँ, लेकिन वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको कोई बीमारी है या एज ज्यादा है, जो हाई रिस्क केसेस है, उनके लिए बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डोज उनको सबसे पहले लगा था। हेल्थ केयर वर्कर्स को और अर्ली थे उनको सबसे पहले लगा था, तो हमें वो वैक्सीन लगे हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उन पेशेंट को बूस्टर बहुत जरूरी है, उनको लगवाना पड़ेगा। ठीक। ये डिफरेंस है। और हम ये भी जानेंगे क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर पहले वेव से हमने सुना था, जब फर्स्ट वेव आई थी तभी कहा गया था कि हर्ड इम्यूनिटी देखी जाएगी और उसका एक बड़ा फायदा होने को मिलेगा। चौथी वेव को लेकर कहा जा रहा है कि 90% लोग इससे गुजरेंगे, संक्रमित होंगे, तो हर्ड इम्यूनिटी को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी का एक्सपेक्टेशन अब हमें है, क्योंकि अब मास पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हो गया है, तो हर्ड इम्यूनिटी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। और अगर इम्यूनिटी की अच्छी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो ही गई है, मोस्ट लाइकली ये आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं थर्ड वेव में भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो हर्ड इम्यूनिटी इज ऑलरेडी देयर। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वैक्सीनेशन के कुछ लोग जो है, कुछ एक इंपॉर्टेंट लोग, जैसे मैं ओपीडी में देखती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में ये बात कही थी कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि वो पेशेंट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क है, उनसे आप पूछिए कि आपने कोविड वैक्सीन लगाया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि मत लगाना। डॉक्टर ऐसा नहीं कह सकता, वो क्वैक से लोकल किसी से दिखा के और उन्होंने ये बात गांठ बांध ली कि तुम्हारी दवाई बंद होगी तब तुम्हारा वैक्सीन लगेगा। दवाई तो बंद होगी नहीं, आपको डायबिटीज है तो ऐसे लोगों से ही प्रॉब्लम है। ये लोग हिंड्रेंस है हमारे लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, उनकी खुद की प्लस हर्ड इम्यूनिटी को भी मतलब लेट करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हार्ड इम्यूनिटी इज ऑलरेडी देयर। इसकी हम कई सारे स्टडीज भी, जो दिल्ली के बहुत बड़े बड़े डेटा उन्होंने लिए, तो देखा उन्होंने 80% पॉपुलेशन कहीं कहीं पूरी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही थी, हाई एंटीबॉडी टाइटर आ रहा था, तो वो तो डेफिनेटली है हमारे साथ, ऑलरेडी आ गया है। डॉक्टर रुचिता, अगर हम बात करें कि किस तरह से अधिक म्यूटेशन और जितनी बातें सामने आ रही हैं इस चौथे वेव को लेकर, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, फिर चाहे किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ पर तथ्य रखा गया हो या शुगर पेशेंट हो, आप कह रहे हैं कि कई तरीके के लोग बहाने भी देते हैं, क्या इसका वाकई में असर रहता है उनको, उनकी इम्यूनिटी पे? जी हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया तो ये वैसे ही है जैसा हमारे लिए हम लोग वल्नरेबल थे सेकेंड वेव आने के लिए। कोई अंतर, इनके लिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है थोड़ी बहुत, वो इस वजह से डेवलप हुई है कि इनको कोविड हुआ था पिछली बार। लेकिन आपने देखा ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट है, इसके साथ क्या है कि हो सकता है इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत इन्फेक्शियस है। तो ऐसे लोग में के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, प्लस इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, एंटीबॉडी टाइटर कम है, इस वजह से वो जो है उनको डिजीज सिवियरिटी काफी बड़ी भी मिलती है। तो ये लोग प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रॉब्लम वही की वही रह गई है। हम लोग आगे बढ़ गए हैं, हम फोर्थ वेव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और डट के खड़े हैं कि हमको पता है हाँ ये वेव आएगी, हम बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है, इनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ये हाई रिस्क थे, हाई रिस्क है, इनको ये बात समझनी पड़ेगी। मेरा संदेश सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेटेड है कि अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन है कि मैं वैक्सीन लगा नहीं सकता हूं, आप अपने अच्छे किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, किसी कंसल्टेंट से, फिजिशियन से आप ये बात कर लीजिए कि मैं क्यों नहीं लगा सकता। ऐसी कोई डिजीज स्टेटस नहीं है जिसमें हम कोविड वैक्सीन नहीं लगाते। कुछ लोग एलर्जी से परेशान रहते, आके हमसे कहते हैं हमने एक बार इंजेक्शन लिया था, हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया, खड़े होकर वैक्सीन लगवाया हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को। एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है जिसमें बताया जाता है कि हाँ आप किस कंडीशन में लगा सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन नो का रिस्पॉन्स नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। ये बात समझने वाली है। तो ये तो बिल्कुल वल्नरेबल ग्रुप है हमारा, तो इसको तो मतलब लेना पड़ेगा कि अगर ये लोग अगर वैक्सीन लगा ले तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी हर्ड इम्यूनिटी सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि कोरोना में लगातार म्यूटेशन होता है और अधिक होता है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं? जी एक्चुअली इसमें देखिए स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे हैं, तो म्यूटेशन सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल का आपस में अलग अलग जगह पे अटैचमेंट है,
तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को अपनाता है। जैसे मान लीजिए अगर म्यूटेशन वो कंटिन्यूअस चल रहा है, वो आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा है, परसों भी चल रहा है, उस प्रोसेस में किसी भी दिन ऐसा अगर वायरस बनता है उस म्यूटेशन में जिसके अंदर अपनी फिटनेस बहुत ज्यादा है, जैसे डेल्टा वायरस, तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा और वो अपने आप को स्प्रेड करेगा और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। तो एक आदमी को जैसे डेल्टा वायरस ने इन्फेक्ट किया और वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर गया उसके बॉडी में, फिर वो एक कैरियर की तरह फिर नेक्स्ट में उसको प्रोग्रेस करेगा। तो वो अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर रहे हैं, हमको अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखना है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी है, तुमको जो करना है कर लो, तुम नए म्यूटेशन लाओगे बट वी हैव एंटीबॉडी। तो बस यही अंतर है। और जैसे फ्लू में हमने ऑलरेडी देखा था, आपने देखा होगा 2008-9 में जो फ्लू का आया था वेव, वो बहुत खतरनाक था, लेकिन तुरंत हमारे पास इमीडिएटली हमारे पास उस समय टैबलेट्स भी थी, प्लस वैक्सीन भी आ गया। अब हम 50 ईयर्स से जितनी भी एल्डरली हैं उनको हर साल फ्लू वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, तो उनको फ्लू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्ट्रेन चेंज करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही कोविड में जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको हमको मोस्ट लाइकली अभी तक देखिए, क्योंकि नया वायरस है, हो सकता है मेरी बात थोड़ी प्लस माइनस हो, लेकिन मोस्ट लाइकली हर साल में इनको बूस्टर डोज देना पड़ेगा जो हाई रिस्क केसेस है। ठीक है, और व्यापक टीकाकरण जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि यदि वैक्सीनेटेड है उस पर असर कम रहेगा, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर हम विशेष तौर पर बात करना चाहेंगे। कई लोगों की ये मन है कि डोज के बाद बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है, या फिर उनका ये भी कहना है कि अगर उनका खान पान अच्छा है तो वैक्सीन की ही जरूरत नहीं है। इसमें कितना मिथ है? इतना अच्छा था लोगों का जो सेकेंड वेव में कितने लोग चले गए, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि खान पान से कोविड वैक्सीन का, कोविड रिस्पांस का कोई भी आपस में रिलेशन है। ये एक वायरस है जो आपको आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है और ये आपके सेलुलर लेवल पे अटैक कर रहा है, तो इसमें आपके खान पान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप खान पान से इम्यूनिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर दुश्मन के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं, और ये आपका दुश्मन जो है ये इकलौता है जो सामने खड़ा है। तो इसके लिए आपको एक एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स है उस वायरस के अगेंस्ट डेवलप करनी पड़ेगी, जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन द्वारा हो सकती है। रही बात बूस्टर की, तो अगर बूस्टर के लिए वही लोग एलिजिबल है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट किसको कर रही है, जो पता है गवर्नमेंट को कि जो वल्नरेबल केस है, जो आगे जाके प्रॉब्लम जिनको ज्यादा हो सकती है, जिनकी मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है, और ये वो लोग हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर है या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या जिनकी उम्र ज्यादा है। ऐसे लोग, अगर लास्ट टाइम उनको कोविड हुआ था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को लंग फाइब्रोसिस हो गई थी, तो लंग कैपेसिटी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। अब अगली बार उन्होंने जो स्ट्रेन थोड़ा चेंज होके अब फिर से उसने निमोनिया किया, तो हो सकता है लंग और खराब पोजीशन में आ जाए। इसलिए ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि आप कोविड वैक्सीन लगवा लीजिए, बूस्टर लगवा लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी इस वाले स्ट्रेन के लिए पर्टिकुलरली बनी रहेगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब फ्लू वायरस में भी तो हम लोग हर साल लगाते हैं, लेस देन 5 इयर्स बच्चों को हर साल लगवाते हैं, 50 साल से ज्यादा एल्डरली में लगवाते हैं। ऐसे सिमिलरली एक निमोकोकल वैक्सीन आता है जिसमें निमोनिया से बचने के लिए हम एल्डरली को लगाते हैं, वो हर 5 साल में लगती है। ये कोई मतलब नया कुछ नहीं हुआ है, बस मास अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो बूस्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी जगह कुछ भी नहीं ले सकता। अगर आपने स्टार्टिंग में लगवा लिया था और साल भर हो गए, आप अपना एंटीबॉडी टाइटर करा के देख सकते हैं। और देखिए एंटीबॉडी सिर्फ एक चेहरा है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा एंटीबॉडी लेवल इतना ज्यादा है तो हमारी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एक होता है लॉन्ग इम्यूनिटी, जो हम टी सेल रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपके सिर्फ एंटीबॉडी टाइटर थोड़ा ज्यादा आ गया, जरूरी नहीं है कि आप वायरस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जो साइंटिस्ट ने सारी रिसर्च करके ये फाइनलाइज किया है कि हाँ, अगर आप बूस्टर ले लेंगे तो आप जो न्यू म्यूटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट आप लड़ पाएंगे। आम भाषा में अगर मैं कहूँ, आपका दुश्मन अपनी तैयारी कर रहा है, आप अपनी तैयारी करिए, बस यही है। डॉक्टर, हम मास्क की अनिवार्यता को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि अब इस अनिवार्यता को भी खत्म करने पर सरकार विचार करे, लेकिन चौथी लहर हमारे सिर पर आन पड़ी है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये वाकई में ठीक फैसला होगा? बिल्कुल, देखिए अभी क्या है, अनिवार्यता में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मुश्किल का सामना भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग अभी तक ये रूल था कि हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले कोविड रिपोर्ट चाहिए।
पेशेंट को कोई कोविड के सिम्टम नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो नियम कानून बन गए हैं, इसलिए वो जो है लेके वेट कर रहे हैं कि 4 घंटे कोविड का रिपोर्ट आ जाएगा, तब तक के लिए वो एक कॉमन एरिया में है। फिर जो इन्फेक्शन नहीं भी लगना है उनको उस दौरान लग जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब मैं तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रही हूँ, ऐसे हर सेक्टर में लोग सफर कर रहे हैं। अब ये सफरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब पेशेंट का डायरेक्ट जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा होना चाहिए। पेशेंट बीमार है, पेशेंट मेरे पास आए, मुझे लगता है कि इसको कोविड है तो मैं कोविड कराऊंगी, मुझे लगता है इसको कोविड नहीं है तो मैं डायरेक्टली वार्ड में एडमिट करूंगी। ये अगर नियम नहीं सरकार खत्म करेगी तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई हॉस्पिटल नहीं ले सकता, कोई बड़ी संस्थान नहीं ले सकती। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत वेलकम है, मतलब मुझे लगता है कि हमें स्वागत करना चाहिए इस डिसीजन का। हम कितने दिनों से, साल से वेट कर रहे थे कि वो दिन आए कि सब कुछ ओपन हो जाए, लेकिन सब कुछ ओपन होने में आपको अपने प्रिकॉशन को नहीं भूलना है, जिसमें नंबर 1 प्रिकॉशन आपका वैक्सीनेशन है, नंबर 2 प्रिकॉशन आपका जो आपका बिहेवियरल है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका पालन आप जरूर करिए, स्पेशली बहुत भीड़ वाली जगह में। मैं इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मैं, आप ये बोलेंगे कि मैं बोल रही हूँ एक तरफ से कि कोई बात नहीं, वो म्यूटेशन कर रहा है, करने दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अननेसेसरली बॉडी में बोलेंगे आ जाओ इन्फेक्शन, तुम लग जाओ मुझे। इससे जब आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो आप एक इन्फेक्शन से बचते हैं। वो हो सकता है बहुत स्मॉल इन्फेक्शन हो, सिर्फ फ्लू हो, सिर्फ बुखार हो, लेकिन 5 दिन भी आप क्यों सफर करोगे अगर आप उसको बचा सकते हैं। मास्क लगाने से आपकी और बीमारियां भी बचती हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, फ्लू है, आप हर चीज से बचते हैं। तो सिंपल मास्क का या इंडिविजुअल लेवल पे पालन करा जाए अगर, और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए तो लोगों की सफरिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। उनको वैक्सीनेशन को, बस मुझे जो कमी लगती है वो ये है कि बच्चों का वैक्सीनेशन स्लो है। बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत स्पीड पे कर दे, बूस्टर्स अवेलेबल करा दे और सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दे, ये बेस्ट हो सकता है आज के डेट में कोविड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो। ठीक, और साथ ही हम बच्चों पर असर जानेंगे कि चौथी वेव का जो असर रहेगा बच्चों पर, क्योंकि वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है आप कह रहे हैं काफी स्लो है, इस बीच इस वेव का बच्चों पर किस तरह से असर रह सकता है? बच्चों का हम लोग बस क्रॉस फिंगर करके काम चला रहे हैं, और इतने साल से अगर तीनों वेव में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है तो ये हमारे लिए बहुत, भगवान से हम लोग मतलब शुक्रगुजार हैं कि बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इस समय बच्चों पे है। अगर 12 ईयर से शुरू हो गया है वैक्सीनेशन की, 12 से 15 भी शुरू हो गया, तो 12 से जो नीचे वाले बच्चे इनका आने में वैक्सीन टाइम लगेगा। चौथी लहर बिल्कुल वैक्सीन, चौथी लहर में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका होगा, स्कूल ओपन हो चुके होंगे, और बच्चों का ऑफ कोर्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना वो पालन करना जानते भी नहीं, और जानते हैं तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतनी समझ नहीं है उनके अंदर। तो बच्चों का मुझे लगता है कि एक ये हमारा ग्रे जोन है जिसमें हमें काम करना चाहिए, और ये हो सकता है कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि अभी तक की जितनी लहर थी सब में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन माइल्ड रहा। सब में कुछ परसेंटेज बच्चे बहुत सिक हुए, लेकिन ज्यादातर में माइल्ड रहा। तो बच्चे भी हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है उसके एंटीबॉडी जो अपने हैं वो पुराने इन्फेक्शन के द्वारा बने हुए हैं, वैक्सीन नहीं लगी है। तो आज की डेट पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है खतरा बच्चों पे हो सकता है चौथी लहर में। कैसे बचाया जा सकता है, क्या कुछ नियम बनाए जाएं ऐसे, क्योंकि वैक्सीन तो वाकई में स्लो है, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो किस तरह से हम बचा सकते हैं? बड़ी बात बोलूंगी मैं, क्योंकि फिर ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगी कि अगर ऐसा होता है कि चौथी लहर आती है तो 12 साल से छोटे बच्चों के स्कूल फिर से बंद करके ऑनलाइन क्लासेस पे स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी रीजन से बच्चों को अपने एक्सपोज करें वो अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचिए कि हम सिर्फ स्कूल बंद कर दे लेकिन सब कुछ ओपन रहे, तो पेरेंट्स तो मॉल भी लेके जा ही रहे, बच्चों को घुमा रहे हर जगह, तो बच्चे तो रिस्क में है। तो मतलब ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि अगर ये वैक्सीन, मतलब ये जो स्ट्रेन है चौथी लहर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये बच्चों के लिए खतरनाक हुई तो शायद उसी समय डिसीजन लेना पड़ेगा। बट मेरा एज अ डॉक्टर, अपने जो भी हमारे सुनने वाले हैं आज सब लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को सचेत रखना है। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो बच्चों के रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये लोग वैक्सीनेटेड नहीं है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए।
तो ठीक। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, या आपको लगता है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ही कैरी ऑन करे, अभी बच्चा 3 ही साल का है, ज़रूरी नहीं है स्कूल जाए, एडमिशन अगर डिले कर सकते तो वो करिए। 2 महीने की और बात रहेगी, मुझे लगता है जिस स्पीड में गवर्नमेंट काम कर रही है, 2-3 महीने में बच्चे बच्चे भी वैक्सीनेटेड होंगे मैक्सिमम। हम्म। जी। ठीक, और साथ ही हम ये भी जानेंगे क्योंकि अब जब चौथी वेव को लेकर सारी आशंकाएं साफ हो ही गई हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि शुरुआत में कह दिया गया था कि कोविड से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें उस तरह से रहने की आदत डालनी होगी। तो क्या हम इस तरह से बार बार कोविड की वेव्स का सामना करेंगे? कोविड तो अब हमारे साथ रहेगा। जो अर्थ पे अब आ गया वायरस या पार्टिकल, वो तो हमारे साथ ही रहेगा। हमें इसके साथ रहने जीने का आदत डालना पड़ेगा, और हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे किस समय खतरनाक हो सकता है और किस समय नहीं, इसी हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। और वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो सेकंड वेव इतनी खराब थी कि लोगों की मेमोरी पे बहुत लंबा असर छोड़ गई है। लेकिन अगर देखें तो ऐसे पहले भी वायरस रहे हैं और हमेशा ऐसे इन्फेक्शन चल रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस की सिर्फ बात करिए इंडिया में तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, चारों तरफ इन्फेक्शन हमारे और भी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोविड अभी बिल्कुल नया है और इतनी सारी बातें हम इसके बारे में जान रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये हमको लेके चलना पड़ेगा कि ये अब यहीं रहेगा, और हमको इसके साथ आगे कैसे बढ़ना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। पर बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में अगर चौथी वेव को लेकर हम बात करें, इतना कहा जा रहा है कि असरदार नहीं रहेगी, फिर भी अलर्ट रहने की तो ज़रूरत हर किसी को रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये अनिवार्य रूप से कहा गया था, लेकिन अब विचार किया जा रहा है कि मास्क की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया जाए। तो फिर चौथी वेव में वैक्सीन का एक महत्वपूर्ण रूप देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नियमों का पालन करना चाहिए? आपका वही है जो आपने बोला, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का यूज, जहाँ पे आपको लगता है पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां पे जरूर से नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड वॉशिंग करें फ्रीक्वेंट, और अवॉइड अगर कर सके कि हम कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, उस सिचुएशन को अवॉइड अगर कर सके। और जब पीक आ रहा है, आपको पता चल गया कि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि वो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, पीक आता है फिर वो पीक चला जाता है, तो वो उस दौरान में स्पेशली सतर्क रहिए। बस इसी चीज को आपको पालन करते रहना है, और कोविड वैक्सीन जिसने नहीं लगाया है वो जरूर से वैक्सीनेट कर ले अपने आप को। अगर हम नई लहर को, इसकी गंभीरता को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसके बाद भी आपने कहा कि कोविड हमारे साथ रहने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा हम जब बात करते हैं बुजुर्गों को लेकर, क्योंकि बूस्टर डोज खासतौर पर जब उनके लिए कही जा रही है कि लेना अनिवार्य है, बुजुर्गों पर कितना असर रहने वाला है? असर तभी रहेगा ज़्यादा अगर वो मतलब वैक्सीनेटेड नहीं है तभी। अगर वैक्सीनेटेड है और उनको पहले कोविड हुआ है, उनकी एंटीबॉडी टाइटर अच्छी बनी हुई है, तो बहुत असर नहीं होगा। अभी मैं हम लोगों ने कितने सारे पेशेंट देखे, हमारे 80 इयर्स 90 इयर्स ओल्ड, और उनको बस कोविड हुआ और बहुत आराम से वो ठीक हो गए घर में रह के, और उनको कोल्ड की तरह, बस जुकाम की तरह 2-3 दिन उनको हल्का सा रहा वायरल, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, एक और चीज भी है हमारे पास कि अभी जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज किया, तो ये सब चीजें भी पहले नहीं थी, एक तरीके से ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है कि हाँ, अगर टाइटर ज्यादा है, पेशेंट हाई रिस्क है, तो हम एंटीबॉडी दे के उसको उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वैक्सीन के सॉरी कोविड वायरस के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंटीबॉडी दे के। फिर हमारे पास अब टैबलेट्स भी है, हमारे पास इंजेक्शन एंटीवायरल आ गया है, ये सब पहले नहीं थे। तो अब हमारे पास ये सब चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि जो एल्डरलीज है उनके लिए खतरा जरूर ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी अगर समझ हो कि हमारे पास जैसे अगर कोई आपके किसी के घर में कोई एल्डरली है और वो वैक्सीनेटेड है लेकिन उनको बूस्टर नहीं लगी है, अभी बूस्टर लगने ही वाली है और उनको कोविड हो गया, तो ऐसे में वो डॉक्टर के संपर्क में आ जाए, और डॉक्टर कुछ पैरामीटर बोलते हैं जैसे 6 मीटर वॉक टेस्ट, या फिर आपका सीआरपी लेवल, और ये आप जो है फॉलो करते रहिए। पेशेंट डॉक्टर का आपस में रिलेशन होता है, डॉक्टर बताता रहता है। तो किसी समय पे अगर ऐसा होता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता है या उनको थोड़ी ब्रेथलेसनेस फील होती है, उसी वक्त जो है हम उनका मार्कर चेक करके और हम उनको एंटीबॉडीज दे सकते हैं या एंटीवायरल स्टार्ट कर सकते हैं टाइम रहते हुए, तो प्रॉब्लम नहीं होती।
तो ये समझ बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के बारे में भी, कि अगर बीमारी बढ़ी, जैसे नॉर्मली भी निमोनिया अगर किसी को हुआ, सिर्फ खांसी बढ़ी, फीवर तेज आने लगा, फीवर पे रिस्पॉन्स में कोई ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बुखार आ ही जा रहा है, तो ये वो टाइम है जब आपको डॉक्टर का अप्रोच करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे सबको जुकाम जैसा हो रहा है, मुझे भी जुकाम जैसा हो जाएगा। हो सकता है जो एल्डरली हैं, डिस्पाइट ऑफ कि उनको वैक्सीन लगा है और बूस्टर भी लगा है, उनकी डिजीज सिवियरिटी ज्यादा हो, तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोविड की चौथी लहर की आशंका और खतरा कितना रहेगा ये हमने आपको बताया। जिस तरह से दूसरी वेव को लेकर लोग जागरूक हुए, उसके बाद लोगों में काफ़ी कुछ सुधार देखे गए और लोग खुद समझते हैं कि कैसे उन्हें अब कोविड से बचना है। तीसरी लहर का असर देखा गया, लेकिन अब चौथी लहर को देखकर कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा असरदार नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उन पर इसका असर ना के बराबर होगा। तो ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर डोज जिनके लिए अनिवार्य है वो भी बूस्टर डोज लें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।